हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सतीदान सिंह। आज स्टार्ट करते हैं IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। इसकी जो प्रोफेशनसी लेवल है वो 3 है और टेस्टिंग लेवल 2 है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम 18 मार्क्स तक आ सकता है। और लेकिन अगर हम पास पेपर का ट्रेंड देखें तो इसमें हिस्टोरिकली ICAP एग्जामिनर ने इसको 8 से 12 मार्क्स तक का एग्जामिन किया है। और ये कंसोलिडेशन के साथ भी कभी कभार इसकी 2-4 मार्क्स की एडजस्टमेंट आ जाती है। इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, डेफिनेशंस हैं और मेजरमेंट रूल्स और ग्रुप ट्रांजैक्शन एट द एंड में हम वो पढ़ रहे इंशाल्लाह। दूसरा है दोज विद इन स्कोप ऑफ IS 32 या IFRS 9। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है जिसने अपने डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू किए हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, डिबेंचर्स वगैरह IFRS 9 में पढ़े होंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट अगर हमने अपने शेयर्स दिए हैं, हमने किसी कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट बाय किया और उसके अगेंस्ट हमने कैश नहीं दिया, अपने शेयर्स इशू कर लिए, तो उस केस में भी IFRS तो अप्लाई नहीं होगा। तीसरा जो है ट्रांजैक्शन विद इन एम्प्लॉइज़। अगर एम्प्लॉइज़ जो है एज ए इन्वेस्टर की कैपेसिटी में इंडिपेंडेंटली PSX में जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके उस जिस कंपनी में काम कर रहा है उसी कंपनी के उसने शेयर बाय कर लिए, तो उस पर IFRS 2 अप्लाई नहीं होगा। वो इन्वेस्टर कैपेसिटी में सेपरेटली बाय कर रहा है, उसका एंटिटी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। एक और चीज़ थी इसमें कि जो इनिशियली अगर जो IPO होता है, कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होने जा रही होती है, या जो प्राइवेटली अगर जो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेटली किसी बंदों को अपने शेयर्स इशू कर रही है, तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। क्योंकि जिन बंदों को वो शेयर्स दे रही है वो सप्लायर नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि सप्लायर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एज ए इन्वेस्टर की कैपेसिटी में शेयर बाय कर रहे होते हैं, तो इस केस में शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सही है। टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स कितनी होती हैं? शेयर बेस्ड पेमेंट की टाइप्स क्या होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं सर। एक तो इक्विटी सेटल्ड है, दूसरा कैश सेटल्ड है, तीसरा जो है सेटलमेंट अल्टरनेटिव्स है। इक्विटी सेटल्ड इशूइंग इक्विटी, जो शेयर्स या शेयर्स ऑप्शन हम इशू कर रहे हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट। कैश सेटल्ड क्या होती है कि पेइंग कैश ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एंटिटीज शेयर्स की जो वैल्यू होगी उतनी हम आपको कैश पैसे दे देंगे, तो वो कैश सेटल्ड हो जाएंगे। या सेटलमेंट अल्टरनेटिव, एंटिटी या काउंटर पार्टी के पास जो है ऑप्शन है, इधर या तो शेयर ले लो या तो कैश ले लो। खैर, की टर्म्स हैं शेयर डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड बिलो फेस वैल्यू इशू प्राइस। अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 है और हम इशू जो कर रहे हैं वो 8 पे कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस 2 का माइनस में आ गया। सही है ना। फेस वैल्यू एंड बिलो फेस वैल्यू इशू प्राइस जो है, इसका जो डिफरेंस है ये इसको हम शेयर डिस्काउंट कहते हैं। शेयर डिस्काउंट बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जो नेगेटिव एक करके आ रहा होगा शेयर डिस्काउंट अगर है किसी कंपनी का बैलेंस है तो वो कैपिटल जो इक्विटी एंड लायबिलिटी के फिगर्स होते हैं उसमें इक्विटी में हम शेयर डिस्काउंट नेगेटिव फिगर्स शो कर रहे होते हैं। ग्रांट डेट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रांट डेट, आगे जाके आपको पता चलेगा क्यों है। Grant date is the date at which entity and counterparty agree to share based arrangement. जिस दिन entity and counterparty could be the supplier, counterparty could be the employees. जिस दिन काउंटरपार्टी और एंटिटी आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन इस डेट से जो है इफेक्टिव हो जाएगी, तो वो ग्रांट डेट है। वेस्टिंग डेट क्या है? द डेट ऑन विच ऑल वेस्टिंग कंडीशंस have been met and the counterparty becomes entitled to the share based payment transactions. Entity ऐसे ही शेयर्स इशू नहीं करती, कुछ कंडीशंस होती हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट जो है जनरली अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, अगर आप शार्क टैंक को फॉलो करते हैं तो उनके एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि वो ESOP कुछ परसेंटेज अपनी इक्विटी का वो फाउंडर्स जो है वो रख रहे होते हैं। क्यों रखते हैं? एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए रखते हैं। देखें, एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट जनरली ये होता है कि या तो अच्छी कंपनी हो, पे अच्छा कर रही हो, तो वो रिटेन रहेगा। और स्टार्टअप जो है, क्योंकि नया जो है इनकॉर्पोरेट हुआ है, नया बिजनेस आइडिया है, पता नहीं चले या ना चले, तो उसमें एम्प्लॉयज़ जो मैनेजमेंट लेवल के होते हैं, सीनियर लेवल के होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, बिजनेस को एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस होता है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होता है, मार्केटिंग का, इवन तो जो मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको
कंपनीज़ को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है इनको रिटेन करना, तो उनको रिटेन करने के लिए ये शेयर बेस्ड पेमेंट ऑफ़र कर देते हैं कि हम आपको कंपनी के 1% या 0.5% जो है शेयर्स दे देंगे अगर आप स्टे करेंगे। और इनमें ग्रोथ के चांसेस भी अनलिमिटेड होते हैं। स्टार्टअप नया नया है, क्या पता जो है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 3x 4x तक जा पहुँचे। तो इसीलिए ये मोस्टली स्टार्टअप में आपने देखा होगा बड़ी कंपनीज़ जो हैं यूनिलीवर हो गया या इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम्स होती हैं। आगे जाके मैं आपको केस स्टडीज़ भी प्रैक्टिकल जो है वो शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। खैर, वेस्टिंग डेट वो डेट है जिस दिन वो कंडीशंस मीट होगी। तो हम बात कर रहे थे अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर दिए तो उसमें ऐसे नहीं कर दिए कि हमने आपको शेयर्स दे दिए वन टाइम और आप जाके कुछ प्रोसेस जो रेगुलेटरी प्रोसेस होता है उसको फुलफ़िल करके आप शेयर्स अपने नाम करवा लीजिए, ऐसा नहीं होता। वो कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको कंपनी के अंदर कुछ पीरियड के लिए स्टे करना होता है, 2 साल 3 साल मिनिमम। अगर वो स्टे करेंगे तभी शेयर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो वो कंडीशंस मीट हो जाती है। वेस्टिंग डेट वो डेट होती है जिस डेट पे जो है ऑल वेस्टिंग कंडीशंस। तो ये तो मैंने एक कंडीशन बताई, आगे जाके मैं वेस्टिंग कंडीशंस के डिफरेंट वेस्टिंग के डिफरेंट मार्केट बेस्ड नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशंस हैं जो आगे जाके पढ़ेंगे हम। वेस्टिंग पीरियड, द पीरियड ड्यूरिंग विच वेस्टिंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, 3 साल 2 साल 5 साल आपको कंपनी में स्टे करना है तो वो वेस्टिंग पीरियड हो गया कंडीशंस। सही है। अब हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट जो है 3 है। इक्विटी, अभी हम इक्विटी सेंट्रल शेयर बेस्ड को पढ़ते हैं आगे। ये जो 2 हैं इसको बाद में हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। इक्विटी सेटल जो है हम या तो ट्रांजेक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, ट्रांजेक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, और या तो हम ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉय कर रहे होंगे। ट्रांजेक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज के केस में जो हम शेयर्स इशू करेंगे उनको हम मेजर करेंगे, जो हम शेयर इशू करेंगे उसको हम मेजर करेंगे एट द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हेन दे रिसीव। जब भी हमने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर ली सप्लायर से तो उन गुड्स या सर्विसेज की जो फेयर वैल्यू होगी उस पे हम जो अपने शेयर्स मेजर कर रहे होंगे। सही है। इफ़ फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, अगर उस जो हमने गुड्स या सर्विसेज रिसीव की हैं उनकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती तो फिर हम क्या करेंगे कि मेजर एट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं जिस दिन इशू कर रहे हैं उस दिन उनकी फेयर वैल्यू जो होगी उस पर हम मेजर कर रहे होंगे। ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रांजैक्शन अगर हमने की है तो उसको जो हम मेजर कर रहे होंगे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांट डेट। रिकग्नाइज ओवर वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड जो हमने ऊपर पढ़ा था, वेस्टिंग पीरियड जो वो पीरियड होता है ड्यूरिंग विच द वेस्टिंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रांजेक्शन होंगी उनको हम रिकग्नाइज करेंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड एंड डू नॉट री मेजर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। उनको री मेजर नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रैंड डेट पे फेयर वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फेयर वैल्यू फिक्स हो जाएगी। आगे जाके सवालात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आते हैं सवालात पे, इसको क्या हो गया भाई, एक सेकंड में इस बुक को थोड़ा जी। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन के कुछ इनिशियल बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम अपने सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है कि व्हेन होल्डिंग इशूड 100,000 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग के अंदर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, ओनरशिप ऑफ द बिल्डिंग वाज ट्रांसफर्ड टू व्हेन होल्डिंग on 15th Jan 2005 when the shares were issued. The fair value of the building on that date was 55 लाख रुपीस। इस केस में क्या कर रहा है कि कंपनी है जो 1 लाख शेयर्स अपने इशू कर रही है, बदले में उसको एक बिल्डिंग मिल रही है कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, पूरी बिल्डिंग उसके नाम पे आ रही 15 जनवरी 2005 को, और जिस उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू क्या थी 5.5 मिलियन। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज़ होती हैं तो उसको हम मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हेन दे आर रिसीव्ड। जब हमने रिसीव किए तो उन गुड्स या सर्विसेज की फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। सही है। तो इसकी सिंपल सी एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री इसकी ये होगी कि
डेट थी अपनी 15 जैन 2005, 15 जैन 2005। पीपी हमारा जो बिल्डिंग है वो डेबिट हो जाएगा, स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ मैं, सही है। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में होगा तो सॉफ्टवेयर में आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट हेडिंग कर देनी है और फिर जितनी भी एंट्रीज है वो आप लिख सकते हो। ये कितने से डेबिट होगा, 55 लाख से, जो कि गिवन है। और शेयर कैपिटल इसमें फेस वैल्यू नहीं गिवन है, तो इन एब्सेंस में हम अज्यूम करते हैं कि इसकी फेस वैल्यू 10 है। जब भी फेस वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम उसको 10 अज्यूम कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो है मैं शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है सर, सिंपल सा छोटा सा सवाल था जिसकी हमने एंट्रीज बना दी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे भी जनरल एंट्रीज का ही बोल रहा है कि जनरल एंट्रीज बनाओ। और क्वेश्चन नंबर 2 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। Vine Holding is establishing a media business and has hired a marketing agency to provide consultancy services. The services will be settled by issuing 50,000 shares. Period over which the services is provided. Period over which the services is provided is 1 Jan to 28 Feb 2005. The fair value of the service is 4 lakh. The fair value of the service was determined based on the bids submitted by other marketing agencies to provide the consulting services. इस केस में कंपनी जो है अपने सर्विसेज ले रही है दूसरी एक मार्केटिंग एजेंसी से और उसको अपने 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2 महीने में इसने जो है सर्विसेज रिसीव किया, तो हम अज्यूम करेंगे इक्वली 25,000 शेयर इसने जनवरी में इशू किए होंगे और 25,000 शेयर इसने फेब में इशू किए होंगे। आप इसकी एंट्रीज बनाते हैं। 30 जैन पे आते हैं हम 2005 और ये फेयर वैल्यू जो है ये ओवरऑल दोनों मंथ्स की गिवन है। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। मार्केटिंग एक्सपेंस कितने का था, जो 4 लाख का था, जो कि 2 महीने का था, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। शेयर कैपिटल जो हमने 50,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन 25-25 करके अज्यूम करेंगे इक्वली दोनों महीने दोनों मंथ्स में इक्वली शेयर जो है इशू हो रहे हैं। और इसकी जो हमारी फेस वैल्यू है वो 10 है। तो ये जो है हमारे पास बैलेंस बच रहा है, इसको हम शेयर डिस्काउंट बोल रहे हैं। मेरे पास आ जाएगा शेयर डिस्काउंट बैलेंसिंग, शेयर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा बैलेंसिंग से 50,000 से। इसको अकाउंटिंग कर देते हैं। शेयर डिस्काउंट हमने अभी भी रिसेंटली पढ़ा था। शेयर डिस्काउंट क्या होता है, शेयर डिस्काउंट क्या होता है, दोबारा भी मैं ज़रा स्किप करा देते हैं। शेयर डिस्काउंट क्या होता है, शेयर डिस्काउंट डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड बिलो फेस वैल्यू इशू प्राइस। सही है ना, ये वो फेस वैल्यू इसकी 2.5 लाख थी, हमने इशू उसको 2 लाख पे कर दिया, तो ये डिस्काउंट 50,000 कर गया। ये शेयर कैपिटल में नेगेटिव फिगर शो होगा। 28 फेब 2025 पे 2005 पे आते हैं। 28 फेब 2005 पे आते हैं। 28 फेब 2005 सेम एंट्रीज बनेंगी, सेम एंट्रीज, नो डिफरेंस, क्योंकि हम इक्वली वो कर रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन 2। आगे बढ़ते हैं।